जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान वाटिका पर। एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, भूगोल। परीक्षा की दृष्टि से भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम लेकर आए हैं भूगोल की सीरीज जो शून्य से शिखर तक जाएगी, इसलिए आप लोग देखना ना भूलें। आज से हम शुरुआत करते हैं भूगोल। जब भी हम भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं तो इसको दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो विश्व भूगोल, दूसरा भारत का भूगोल, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। दो भागों में भूगोल को विभाजित किया जाता है। तो आज हम लोग भारत का भूगोल से शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है भारत। भारत के भूगोल में पहला टॉपिक भारत, यानी कि भारत के संदर्भ में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। भारत एक सामान्य परिचय। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल से। भारत एक सामान्य परिचय। इस वीडियो में हम लोग सर्वप्रथम भारत का नामकरण देखेंगे कि भारत अर्थात इंडिया का नामकरण किस प्रकार हुआ है, क्या क्या स्थितियाँ रही हैं भारत के नामकरण में। उसके बाद हम लोग भारत की स्थिति देखेंगे, जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर भारत की स्थिति देखेंगे कि किस जगह पृथ्वी पर जो हमारा देश स्थित है। उसके बाद हम लोग भारत के पड़ोसी देश देखेंगे और बाद में भारत का विस्तार देखेंगे। इसी क्रम में हमारा आगे चलता चला जाएगा यह सीरीज भूगोल की, जिसमें हम लोग भारत का राजनीतिक विभाजन, भारत का भौगोलिक विभाजन आदि को देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग भारत एक सामान्य परिचय, भारत का नामकरण से। भारत का नामकरण हम लोग देखेंगे। भारत को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से भारत को जाना जाता है। भारत जो नाम है उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। भारत नाम जो है सर्वप्रथम इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख व्यक्ति भरत थे, उनके नाम पर भारत पड़ा है, ऐसा माना जाता है। आर्यावर्त नामकरण जो है, इस भूखंड में आर्यों का निवास स्थान होने के कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। जो हिंदुस्तान नाम है वो अरबी और फारसी, जो हिंदुस्तान नाम है, अरबी व फारसी लेखकों ने हिंद व हिंदुस्तान नाम दिया था। उसके बाद जो हमारा इंडिया, इंडिया नाम एक यूनानी शब्द इंडोई, जो यूनानी शब्द है इंडोई से ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भारत का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। ठीक है। ये तो रहा हमारे भारत के नाम का इतिहास। अब हम लोग शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति, भारत की दशा। जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है, भूपटल है, उस पर भारत की स्थिति क्या है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत देखते हैं कि भारत विश्व मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है। चलिए इस मानचित्र के आधार पर हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। ये हमारी जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है। यदि हम इसको इस तरीके से बीचों बीच से विभाजित कर दें तो हम देखते हैं कि पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो गई है। पृथ्वी गोल है, अब इसको दो भागों में विभाजित कर देंगे तो क्या बनेगा, ये अर्धगोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्धगोले बन जाएंगे। ठीक है ना। तो अर्धगोले हैं, ये ऊपर है उत्तर, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है। ये जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं इनको हम अक्षांश कहते हैं, और जो खड़ी खड़ी काल्पनिक रेखाएं हैं पृथ्वी को विभाजित करने वाली, इनको हम कहते हैं देशांतर। एक बार पुनः हम पृथ्वी को फिर दो भागों में खड़े खड़े बांट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम, ये पश्चिम हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ये हमारा देशांतर है, इनको हम देशांतर कहते हैं, और इन वाली लाइनों को हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि भारत, अब हम आप देख पा रहे होंगे कि जो भारत है, आप देख पा रहे होंगे भारत कहाँ है हमारा, ये इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है। तो इंडिया कहाँ पर है,
ये जो हमारी लाइन है इसको देख पा रहे होंगे, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से जब हम आकलन करेंगे तो ऊपर की ओर जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ऊपर की ओर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और नीचे का जो आधा गोला है, पृथ्वी का आधा भाग है, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो अब स्पष्ट हो रहा होगा कि जो हमारा भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप, स्पष्ट समझ में आ रहा होगा ना, बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छे। जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में है। अब यदि पुनः हम इसको खड़ा खड़ा विभाजित कर दें पृथ्वी को आधे भाग से, तो हम देखेंगे कि किधर साइड में है, तो पूर्व साइड में हमारा देश स्थित है, और ये जो खड़ी लाइनें हैं इनको हम कहते हैं देशांतर। तो क्या कहेंगे कि पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है, पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक, स्पष्ट हुआ ना, क्लियर। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत विश्व मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है या भारत की स्थिति क्या है। तो हम लोग स्पष्ट करेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ से जो है भारत की स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है, भारत का नामकरण देख लिया है, भारत की स्थिति देख ली है, अब हम लोग शुरुआत करेंगे कि देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब मैं देख पा रहे होंगे यहाँ, ये देखिए, ये पाकिस्तान है, भारत के पश्चिम में स्थित पाकिस्तान, ठीक है, ये इधर इस तरीके से इसका क्षेत्र आता है, और इसके जस्ट ऊपर पड़ता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इसकी सीमा बहुत थोड़ी सी यहाँ पर स्पष्ट करती है, स्पर्श करती है, बहुत थोड़ी सी सीमा स्पर्श करती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से उत्तर, ये हमारा पड़ता है उत्तरी पूर्वी सीमा को साझा करने वाला राज्य, उत्तरी पश्चिमी सीमा को साझा करने वाला जो देश है वो अफगानिस्तान है, और उत्तर में ये पूरा चाइना, क्या है, ये चाइना जो है पूरा कवर किया हुआ है। उसके बाद ये जो एक और देश है हमारा पड़ोसी देश नेपाल, यहाँ पर भूटान स्थित है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है म्यांमार स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक चला आता है, और ये जो आप देख पा रहे होंगे ये बांग्लादेश। तो अगर हम लोग देखें पश्चिम से पूर्व की ओर हमारे पड़ोसी देशों का क्रम क्या होगा, तो पहला होगा पाकिस्तान, पाक कह सकते हैं, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कुल कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कुल हमारे जो पड़ोसी देश हैं 7 पड़ोसी देश हो गए हैं। क्लियर हुआ। इनका क्रम पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व तक स्थित देशों का क्रम क्या होगा, तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान, ये चाइना, चीन, नेपाल, भूटान, ये म्यांमार यहाँ स्थित है, और यहाँ पर बांग्लादेश। इनको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। तो देखते हैं क्या है वो ट्रिक। तो देखते हैं भारत के पड़ोसी देश याद करने की ट्रिक है, बचपन में बीए, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, में से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 7। क्लियर। ये जो सीमा रेखा साझा करते हैं, ये कितनी सीमा रेखा साझा करते हैं, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। सर्वाधिक सीमा रेखा साझा करने वाला देश जो है बांग्लादेश है, ये करता है 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा रेखा साझा करने वाला देश बांग्लादेश। उसके बाद चीन जो है हमारे साथ सीमा रेखा कितनी बनाता है, 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान
3323 किलोमीटर की सीमा रेखा से साझा करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर साझा करता है सीमा रेखा। उसके बाद जो है भूटान म्यांमार जो है साझा करता है 1643 किलोमीटर। फिर भूटान करता है 699 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा रेखा साझा करने वाला देश जो है वो हमारा अफ़गानिस्तान होता है, जो सिर्फ व सिर्फ 106 किलोमीटर ही साझा करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ से हम लोगों ने ये भी देख लिया। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा रेखा साझा करने वाला देश, तो बांग्लादेश। ये क्रम से लगा भी है, बचपन में भी है। पड़ोसी देशों की ट्रिक, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। क्लियर। पाकिस्तान कितनी सीमा रेखा साझा करता है? 3323 किलोमीटर। अभी तक हम लोगों ने भारत के संदर्भ में भारत का नामकरण, भारत की स्थिति एवं पड़ोसी देश देखें। अब हम लोग ये देखेंगे आकार एवं भौगोलिक विस्तार। भारत का आकार कैसा है, उसका भौगोलिक विस्तार क्या है। तो भारत जो है वो चतुष्कोणीय आकृति का देश है। ठीक है, अभी समझाएंगे हम मैप के माध्यम से। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263। क्लियर, 32,87,263 किलोमीटर। और जो इसका प्रतिशत है, विश्व की संपूर्ण भूमि का प्रतिशत मात्र भारत के पास 2.4% ही है। ठीक है, 2.4%। पूछा जाता है कि भौगोलिक क्षेत्र का भारत के पास कितना क्षेत्रफल है प्रतिशत की दृष्टि से, तो 2.4% है। तथा यह क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े देश 6 और आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से 6 बड़े देश हैं। तो सबसे पहले है रूस, सबसे बड़ा, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है। के अलावा हम लोग देखते हैं भारत का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है, तथा पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार भारत का है 2933 किलोमीटर। ठीक है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार जो है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको मैप के माध्यम से। ये हम लोग देखते हैं, देखो उत्तर से दक्षिण तक जो है ये 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर जो इसकी दूरी है उत्तर से दक्षिण तक, और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी जो है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब हम लोग इसका जो है अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। हमने पिछले बताया था अभी पीछे कि अक्षांश क्या होते हैं। लेटी लेटी खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। यानी कि हमारे भूपटल पर, पृथ्वी पर लेटी लेटी खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। तो ये जो हमारा दक्षिणतम बिंदु जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, और इसका जो विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा देश का विस्तार है। देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतर क्या होते हैं? ग्लोब पर खींची गई सीधी सीधी काल्पनिक रेखाएं देशांतर होती हैं। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि जो पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार क्या है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है इसका देशांतरी विस्तार है। क्लियर? स्पष्ट हुआ? समझ में आ रहा है? ओके ओके, बहुत अच्छे। इसके साथ साथ और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। जो ये हमारा उत्तर का अंतिम बिंदु है, इसको कहा जाता है इंद्राकाल। इंद्राकाल कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो इंद्राकाल कहेंगे। ठीक है।
और ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है ये कन्याकुमारी है। क्लियर? कन्याकुमारी। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए भारत का तो ये यहाँ पर स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट पर। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसका पहले नाम था पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था। ओके, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। और दक्षिणतम बिंदु जब कहा जाए सिर्फ तो इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट तक इसका जो विस्तार है। ठीक है, बात करते हैं हम पश्चिमी बिंदु की, तो इसको कहा जाता है गुहार मोती। या गौर माता भी कहा जाता है, कुछ भी मिल जाए लगा देना आप, जो कि गुजरात में स्थित है, कच्छ जिले में। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है गुहार मोती या गौर माता, जो कि भारत का पश्चिमी बिंदु है। वहीं अगर बात की जाए पूर्वी बिंदु, ये है किबीथू। क्या है? किबीथू। ये अरुणाचल प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित है भारत का पूर्वी बिंदु, जिसका विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट तक है। क्लियर? तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत का उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट पर इंदिरा कॉल है। दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, इसको ये केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। केप कमोरिन। ओके, याद रखिएगा, केप कमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। ये मुख्य भूमि का है, ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, और अगर सिर्फ ये पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप देख पा रहे होंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में अवस्थित जो है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर है, जिसका पहले नाम पिगमेलियन पॉइंट हुआ करता था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको याद रखिएगा। पश्चिमी बिंदु जो है 68 डिग्री 7 मिनट पर है, गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, गुहार मोती या गौर माता कहा जाता है। वहीं पश्चिमी बिंदु को नाम दिया, पूर्वी बिंदु को नाम दिया गया किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में अवस्थित है। ओके, इसी के साथ साथ हम लोग कुछ और तथ्य जान लेते हैं कि भारत के मध्य से, यानी कि बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है एक, जो कर्क रेखा जिसको बोला जाता है, भारत को बीचों बीच से विभाजित करती है, जिसको हम समझ। इस रेखा को आप देख पा रहे होंगे, ये जो रेखा जाती है भारत को बीचों बीच से विभाजित करती हुई जाती है। ठीक है, भारत को बीचों बीच से विभाजित करते हुए निकलती है, इसको नाम दिया गया कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा इसे बोला जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से निकलती है ये। ठीक है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्लियर? यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं, या स्थित राज्यों की संख्या क्या है। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या क्या है, या फिर कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, या फिर किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए आगे देखते हैं मैप में। इस मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। तो ये देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से कर्क रेखा गुजरते हुए जाती है। ठीक है, इस तरीके से कर्क रेखा गुजरते हुए जाती है। तो कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरते हुए जाती है, पहले तो ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या 8 है, या यूं कह सकते हैं कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है हमारी कर्क रेखा पर स्थित है, या फिर किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, ये गुजरात है।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एमपी, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? 8 राज्य। तो इसको किस तरीके से याद करेंगे हम लोग? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्रम से याद करिएगा। पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित राज्यों का क्रम क्या होगा, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का क्रम क्या होगा, या पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित कर्क रेखा पर राज्यों का क्रम क्या है। तो देखते हैं इसको याद करते हैं कैसे, एक ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही उम्दा ट्रिक है कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का क्रम जो है, या कौन कौन से राज्य हैं उनकी एक ट्रिक है। गुजरात मध्य में छाया, झपट कर मिजोरम आया। गुजरा से गुजरात, रा से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश, छाया से छत्तीसगढ़, झपट में झा लेंगे तो झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, टा से हम लोग त्रिपुरा ले लेंगे, कर मिजोरम आया। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं कर्क रेखा पर स्थित। गुजरा में छाया, झपट कर मिजोरम आया। गुजरात मध्य में छाया, झपट कर मिजोरम आया। इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। गुजरात मध्य में छाया, झपट कर मिजोरम आया। गुजरात से गुजरात, रा से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश, छाया से छत्तीसगढ़, झपट में झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, टा से त्रिपुरा और मिजोरम से मिजोरम होता है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत एक प्रायद्वीप है जिसके 3 ओर समुद्र है। यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ आप देख पा रहे हैं अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन और यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो 3 ओर, ये तीनों ओर जो है क्या है, सागर है। तो इसके जो किनारे हैं इनको क्या कहेंगे, समुद्र तटीय राज्य। समुद्र यानी कि जल के किनारे स्थित राज्यों को हम क्या कहेंगे, समुद्र तटीय राज्य कहेंगे। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं कि समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, ये आप देख पा रहे होंगे, ये गोवा है छोटा सा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पूछा जाए कि समुद्र तटीय राज्यों की संख्या, तो 9, यानी कि समुद्र के किनारे बसे हुए राज्यों की संख्या क्या होगी, 9 होगी। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक समुद्र तटीय रेखा किसकी है, सबसे लंबी समुद्री रेखा किसकी है? ठीक है, तो समुद्र तटीय रेखा जो ये है गुजरात की है। ठीक है, गुजरात की जो है सबसे ज़्यादा समुद्र तटीय रेखा है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और रेखा भारत से गुजरती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम है भारतीय मानक समय रेखा। क्या है? भारतीय मानक समय रेखा, जो कहाँ कहाँ से गुजरती है, इस तरीके से निकलते हुए चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो रेखा है कहाँ से गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।